आज की कक्षा में कक्षा नवम के भैया बहन लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 2 लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप भैया बहनों को इस बात की जानकारी है, पूर्व की कक्षाओं में भी इस बात की चर्चा हो चुकी है कि वर्तमान विश्व में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होती जा रही है। विश्व के अधिकांश भागों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही आज देखने को मिल रही है। आज यह व्यवस्था ही ज़्यादा सफल भी हो रही है। तो लोकतंत्र के संदर्भ में चर्चा हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा है लोकतंत्र की परिभाषा की। क्या है इसकी परिभाषा? तो यह इसकी जानकारी आप ले लें कि लोकतंत्र का अंग्रेजी रूपांतरण जो है वह है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, डेमोस और क्रेशिया। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोस और क्रेशिया दोनों को सामूहिक रूप से अगर जोड़ते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि डेमोक्रेसी का अर्थ लोकतंत्र, जनतंत्र ही है। अगर इसके परिभाषा की चर्चा करें तो सबसे लोकप्रिय परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा एवं जनता के लिए चलाई जाने वाली सरकार है। अनेकानेक परिभाषाएं इस संदर्भ में दी गई है, लेकिन अभी तुरंत हमने आपसे चर्चा की है कि डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेशिया। और इस आधार पर जो हमने देखा कि डेमोस का अर्थ जनता और क्रेशिया का अर्थ शासन, तो इस प्रकार के जो 2 शब्द हैं यह भी अपने आप में स्पष्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी जनता का शासन है। और अब्राहम लिंकन की यह परिभाषा काफ़ी सटीक महसूस होती है, काफ़ी सरल है, जो आप सभी बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब इस संदर्भ को आगे हम लोग बढ़ाते हैं कि लोकतंत्र के प्रकार कितने प्रकार आधुनिक विश्व में देखने को मिल रहे हैं। लोकतंत्र के 2 प्रकार वर्तमान विश्व में देखने को मिल रहे हैं। इसमें प्रथम है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो 2 प्रकार के लोकतंत्र की चर्चा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो वर्तमान विश्व जो है
वह बढ़ती जनसंख्या का सामना कर रहा है और ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हर देश के लिए संभव नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। इसलिए इसका एकमात्र उदाहरण वर्तमान विश्व में स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। इस देश की जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसकी छोटी जनसंख्या है, इस कारण से भी स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, सफल है। स्विट्जरलैंड के अलावे विश्व के अन्य जितने भी देश हैं और जिन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उन देशों ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही अपनाया है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं लेती है। वह अपने जनप्रतिनिधियों को इस कार्य के लिए नियुक्त करती है। देश में एक चुनाव की व्यवस्था होती है और उस चुनाव के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और यह प्रतिनिधि जनता की ओर से विधानमंडल में शासन कार्य को संभालते हैं। अब इसके आगे की बिंदु की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। आगे की बिंदु की चर्चा में इसके गुणों की चर्चा हम लोग करेंगे। लोकतंत्र के गुण। यूं तो लोकतंत्र में अनेकानेक गुण हैं और इन गुणों की गिनती नहीं की जा सकती है और शायद अनेकानेक गुण होने के कारण ही विश्व में यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होती चली जा रही है। लेकिन कुछ प्रमुख गुणों की चर्चा हम लोग अभी करने जा रहे हैं। इन चर्चा के संदर्भ में आप इसे सुने, देखें। तो सबसे पहली बात जो है लोकतंत्र के गुणों की, वह सबसे पहला गुण है कि लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। पहली बात, समानता के सिद्धांत पर आधारित। यहां ध्यान देना है कि लोकतंत्र की पहली और अनिवार्य शर्त है कि वह समानता की बात पर बल देता है। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति संविधान के द्वारा दिए गए अपने समानता के अधिकारों का उपयोग करता है। अगर कोई ऐसी शासन व्यवस्था जो अपने नागरिकों को समान अधिकार नहीं देती है और अगर वह कहे कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यह पूर्णतया असत्य माना जाएगा। यह प्रथम शर्त है कि लोकतंत्र में जनता को समानता का अधिकार प्राप्त हो। कोई व्यक्ति विशिष्ट नहीं हो, कोई व्यक्ति किसी से कम नहीं हो। संविधान की दृष्टि में हर नागरिक एक समान स्थिति प्राप्त करता हो, ऐसी स्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखी जाती है और इस कारण से लोकतंत्र के इस गुण के कारण लोकतंत्र की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती चली जा रही है।
अब लोकतंत्र के दूसरे गुण की चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा गुण है जनहित की रक्षा। लोकतंत्र का दूसरा गुण जनहित की रक्षा। कक्षा के प्रारंभ में ही मैंने आपसे यह चर्चा की है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जनता के हितों के लिए कार्य करती है। चूंकि यह शासन जनता का ही है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो कि जनहित की रक्षा का संकल्प लेता है। इस व्यवस्था में जनहित को प्राथमिकता दी जाती है। शासन का यह उद्देश्य होता है कि जनता का कल्याण किस प्रकार से किया जा सकता है, चाहे जो भी परिस्थितियां हों। बिल्कुल यह ध्यान रखने की बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जनहित को सर्वोच्चता की स्थिति में रखता है और उसी को आधार मान करके कार्य भी करता है। लोकतंत्र के तीसरे गुण की चर्चा है और यह गुण है कि क्रांति की संभावना इसमें कम होती है। क्रांति की संभावना काफी कम होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। क्रांति की कम संभावना। यह ध्यान देने की बात है। तीसरे बिंदु की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और इस बात की पुनः पुनरावृत्ति मैं कर रहा हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक निश्चित समय पर अर्थात 5 वर्ष में या 5 वर्ष से कम में भी विशेष परिस्थिति में चुनाव करवाए जाते हैं। तो जनता जब तक अपने शासक से के कार्य से संतुष्ट रहती है उसे निरंतर 5 वर्षों पर चुनाव में पुनः अवसर देती है, पुनः शासन का अवसर देती है। और अगर शासन के कार्य से वह असंतुष्ट होती है, सरकार की गतिविधियों से असंतुष्ट होती है, उसमें अगर वह बदलाव चाहती है तो वह चुनाव के माध्यम से ही सत्ता परिवर्तन का काम करती है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि अगर शासक के किसी व्यवस्था से जनता असंतुष्ट हो, नागरिक असंतुष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में क्रांति करने की आवश्यकता नहीं है। शासक को बदलने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति है और वह पद्धति चुनाव के रूप में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्रांति की संभावना कम हो जाती है। अब हम लोग लोकतंत्र के गुण के संदर्भ में जो चर्चा कर रहे हैं, चौथे गुण की चर्चा करेंगे और यह चौथा गुण है अस्थायी सरकार। अस्थायी सरकार यह भी लोकतंत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि लोकतांत्रिक शासन में जनता अपनी इच्छा से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है। जो बहुमत दल के नेता होते हैं वही शासन सत्ता को संभालते हैं और जो बहुमत से पिछड़ जाते हैं, जिन्हें बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है, वह विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुमत प्राप्त दल जो शासन में आता है उसे एक निश्चित अवधि के लिए अर्थात 5 वर्षों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त होता है और इस कारण से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक अस्थायी सरकार देने में भी सक्षम होती है। 5वें गुण की चर्चा है। लोकतंत्र का 5वां गुण जो है यह है कानूनों का स्वाभाविक पालन। कानूनों का स्वाभाविक पालन। यह 5वां गुण लोकतंत्र का कानूनों का स्वाभाविक पालन। तो इस संदर्भ में ये बताना है
कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न केवल जनता शासन के कार्य में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, साथ ही साथ संविधान के निर्माण में भी जनता की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से ही कानूनों का निर्माण होता है। तो स्वाभाविक रूप से किसी भी लोकतांत्रिक देश का जो संविधान है वह जनता के मतों को प्रदर्शित करता है। तो ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा ही बनाए गए जो कानून होते हैं उससे जनता का स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होता है, लगाव होता है, और इस प्रकार की स्थिति में वह कानूनों के उल्लंघन करने से बचते हैं। स्वाभाविक रूप से उनके अंदर इस प्रकार का भाव विकसित हो जाता है कि हमें संविधान का पालन करना है। तो अभी हम लोगों ने लोकतंत्र के 5 गुणों की चर्चा की है। समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र आधारित है। दूसरा गुण है इसका कि यह जनहित के हितों की रक्षा करती है। तीसरा गुण, लोकतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना काफी कम हो जाती है। लोकतांत्रिक सरकार में अस्थायी सरकार की संभावना ज़्यादा होती है। और 5वें गुणों की चर्चा हम लोगों ने किया है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग कानूनों का स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। तो अब यह ध्यान देने की बात है कि क्या लोकतंत्र में केवल गुण ही गुण हैं या कुछ इसमें कमियां भी हैं। तो इस संदर्भ में ये बताना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अनेकानेक गुण हैं जिसमें कुछ प्रमुख गुणों की हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके कुछ अवगुणों की भी चर्चा की गई है। इन अवगुणों की चर्चा हम लोग क्रमशः करने जा रहे हैं। इसे हम लोगों को देखना है। लोकतंत्र के अवगुण। अनेकानेक विद्वानों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ कमियों की ओर भी ध्यान दिलाया है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र में वाक स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो इस आज़ादी के तहत भी अनेकानेक विद्वानों ने, अनेकानेक राजनीतिक विश्लेषकों ने इसके कुछ अवगुणों की चर्चा की है। तो सर्वप्रथम जिस अवगुण की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं वह अवगुण है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वह अस्थायी सरकार नहीं होती है। मन में एक बात आपके यह चल रहा होगा कि एक और हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुण में अस्थायी सरकार की चर्चा की और अब इसके अवगुण की जब चर्चा कर रहे हैं तो कह रहे हैं अस्थायी सरकार। कारण क्या है? तो इस संदर्भ में जानना है कि वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है विश्व की, ऐसी स्थिति में विशाल जनसंख्या का सामना हर एक देश कर रहा है। और ऐसी स्थिति में ऐसा देखा जा रहा है कि विभिन्न देशों में अनेकानेक राजनीतिक दल चुनावी कार्य में अपनी सहभागिता करते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी भी होती है कि कोई एक दल सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाता है। तो पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाने की स्थिति में वह अपनी विचारधारा से संबंधित, अपनी विचारधारा से मिलते जुलते अन्य पार्टियों के साथ सहयोग लेकर सरकार के गठन में अपनी भूमिका निभाता है। तो विभिन्न दलों के सहयोग से जो बनाई गई सरकार होती है वह सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। और इस गठबंधन के द्वारा बनी सरकार जो होती है वह अस्थायी होती है, क्योंकि विभिन्न दलों का जो विचार है उस विचार का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। विभिन्न दल
अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा चढ़ा करके रखते हैं, शासक दल से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, अपने मन मुताबिक शासन चलवाने का प्रयास करते हैं। और अगर शासक दल के द्वारा इसमें अगर कोई कुछ कमी रह जाती है, जो बड़े दल हैं उनके द्वारा अगर अन्य दलों का सम्मान सही प्रकार से नहीं हो पाता है, उनकी विचारधारा को सही महत्व नहीं दिया जा पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह सरकार से समर्थन वापस भी ले लेते हैं। तो इस कारण से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह इसका एक अवगुण है कि सरकार अस्थायी होती है। गठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती है और इस कारण से सरकार कुछ कमजोर भी होती है। दूसरे अवगुण की चर्चा कर रहे हैं। दूसरा अवगुण है समय का अपव्यय। समय का अपव्यय अर्थात समय की बर्बादी। लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी पद्धति है, ऐसी प्रक्रिया है कि कोई भी कार्य जो होता है वह जनमत को ध्यान में रख करके होता है। कोई भी कानून बनाने की बात होती है तो उसे संसद के दोनों सदनों से पास होना होता है, राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि कोई कानून अगर तत्काल आवश्यक है, तत्काल में किसी विषय वस्तु पर निर्णय लेने की आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं हो पाता है। अनेकानेक प्रक्रियाओं से गुजरने के कारण कभी कभी स्थिति ऐसी होती है कि समय काफ़ी अधिक निकल जाता है और ऐसी स्थिति में लिया गया निर्णय भी कोई लाभ प्रदान नहीं करता है। तो इस कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक अवगुण के रूप में इस बिंदु की भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समय का अपव्यय ज़्यादा होता है। तीसरे अवगुण की चर्चा है राजनीतिक दलों के दुष्परिणाम। राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग राजनीतिक दल के महत्व से अवगत हैं। वह शासन की व्यवस्था में सहभागी होता है, सरकार बनाने का उसका प्रमुख दायित्व है, शासन चलाने का प्रमुख दायित्व है। लेकिन यह भी देखा जाता है कि अनेकानेक राजनीतिक दलों के कारण जब चुनाव की स्थिति आती है तो विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की यह लंबी श्रृंखला सामने ले आते हैं। आरोप प्रत्यारोप हर पार्टी एक दूसरे पर लगाती रहती है और कभी कभी स्थिति तो ऐसी बन जाती है कि ऐसा महसूस होता है कि राजनीतिक दलों में नैतिकता का ही अभाव हो गया है। अपने लाभ के लिए अन्य राजनीतिक पार्टियों पर वह नैतिकता के स्तर से गिर करके भी आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति लोकतंत्र के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का जो कार्य है उस कार्य से जब वह हट करके अपने व्यक्तिगत हित, अपने पार्टीगत हित पर ध्यान देते हैं तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए नुकसानदायक भी होता है। अब चौथे अवगुण की चर्चा है अयोग्य व्यक्तियों का शासन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बताया गया है कि अनेकानेक जनप्रतिनिधि ऐसे चुन लिए जाते हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा उस स्तर की नहीं होती है जो स्तर उन्हें प्राप्त होना चाहिए किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए। यह चौथा बिंदु है कि अयोग्य व्यक्तियों का शासन।
अभी तुरंत मैं चर्चा मैंने किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, अब जैसे भारत का ही उदाहरण हम लोग लेते हैं तो पाते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक अनिवार्यता नहीं है। छोटे से छोटे पदों पर भर्ती होने के लिए, चाहे वह क्लास 4 का जैसे कोई जॉब हो या कोई क्लास 1 का जॉब हो, किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए कम से कम एक न्यूनतम शैक्षणिक अनिवार्यता देखी गई है। लेकिन जो हमारे देश के शासन प्रशासन को संभालते हैं, जो हमारे राज्य के शासन प्रशासन को संभालते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पदों पर आसीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्री पद को सुशोभित करते हैं, ऐसे विधायकों, ऐसे सांसदों की नियुक्ति के लिए कोई शैक्षिक अनिवार्यता तय नहीं की गई है। और इस कारण से कभी कभी ऐसा भी होता है कि निर्णय इन व्यक्तियों के द्वारा, इन पार्टियों के द्वारा, इन उम्मीदवारों के द्वारा, इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा सही निर्णय नहीं लिए जाते हैं और वह कभी कभी ऐसा निर्णय ले बैठते हैं जो कि जनहित के कभी कभी विपरीत भी नजर आता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अयोग्य व्यक्तियों का भी शासन कहा गया है, कुछ विद्वानों ने तो इसे मूर्खों का भी शासन कह दिया है। तो अब इसके अवगुण के संदर्भ में 5वें अवगुण की चर्चा है। 5वां अवगुण जो है वह है गुण की अपेक्षा संख्या बल पर बल। गुण की अपेक्षा संख्या पर बल। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप यह जान रहे हैं कि यह शासन जो है बहुमत का शासन है, अर्थात जिस पार्टी के पास बहुमत है, जनता का समर्थन है, वही शासन करती है। तो बहुमत के शासन की स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग्य व्यक्ति शासन में नहीं आ पाते हैं। अयोग्य व्यक्तियों की ही अगर फौज सदन में पहुंच गई, चाहे वह सदन राज्य स्तर की सदन हो या फिर संघ स्तर की सदन हो, तो इस प्रकार के सदन में अगर अयोग्य व्यक्ति वहां पहुंच गए तो उनकी ही जय जयकार होती है, उनका ही शासन होता है, उनकी ही व्यवस्था होती है, जबकि जो विपक्ष में है वह गुणवान होते हुए भी शासन सत्ता से दूर रहते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए घातक मानी जाती है। तो अभी तक हम लोगों ने लोकतंत्र के भी 5 गुण की चर्चा की और लोकतंत्र के भी यह अवगुणों की भी चर्चा की है। इसमें 5 अवगुण की चर्चा हम लोग कर लिए हैं। और अस्थायी सरकार, दूसरा अवगुण है समय का अपव्यय, तीसरा अवगुण है राजनीतिक दलों के दुष्परिणाम, चौथा अवगुण है अयोग्य व्यक्तियों का शासन, 5वां अवगुण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था गुण के बजाय संख्या बल पर ध्यान देती है। तो इस प्रकार की स्थिति को देख करके कभी कभी मन में यह बात भी आती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में उपयोग के लायक है कि नहीं है, इसे अपनाया जाए अथवा न अपनाया जाए। तो गुण की भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, अवगुण की भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन यह ध्यान देने की बात है कि गुण और अवगुण दोनों की चर्चा जो हमने की है, तो इसके पश्चात अगर निष्कर्ष की चर्चा हम लोग करते हैं तो यह पाते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अवगुण की अपेक्षा गुण बहुत अधिक है। अगर ऐसा नहीं होता तो वर्तमान विश्व में अधिकांश देश विभिन्न शासन प्रणालियों को छोड़कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नहीं अपनाते। इसमें अनेक इतने गुण हैं, ऐसे ऐसे गुण हैं जो कि जनहित की रक्षा करने का काम करते हैं। वर्तमान विश्व में लोकतंत्र से हटकर अन्य कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं है जो जनता के हितों की रक्षा के लिए इतने दृढ़ता के साथ कार्य कर सके। आज की कक्षा में यहीं तक, फिर अगले बिंदु की चर्चा अगली कक्षा में होगी। धन्यवाद।